नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के एशिया कप के स्क्वाड का जो कंपैरिजन नहीं बोलूँगा कि कौन किस लिहाज में एक दूसरे पर हैवी है, उस चीज़ पर आज बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। सबसे पहले अगर मैं 11 एक जो अभी की जो प्रोबेबल 11 हमें समझ आ रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फिटनेस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप किसी और को अगर खिला लें, लेकिन कल का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था उस 11 को लेकर मैं हमारे इंडिया के 11 को एक दूसरे से काउंटर करूंगा और देखूंगा कि कौन किस पर ज़्यादा अहम है। सबसे पहली बात, कल का जो मैंने मैच देखा, पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। पाकिस्तान की जो पेस अटैक है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रौफ, उनके जो स्पिनर्स हैं शादाब खान जो कि उनके ऑलराउंडर भी है, जो 7 पर बैटिंग भी करते हैं, और उनके जो कल खेले थे उसामा मीर, और हमारे यहाँ के जो बॉलर्स हैं मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या। ठीक है, उनके पास भी एक ऑलराउंडर अगर आप बोलें तो फ़हीम अशरफ है, लेकिन मुझे वो 11 में खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अगर मैं 11 की बात करूं तो हमारे जो ओपनर्स होंगे वो होंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल। उनके जो ओपनर्स होंगे वो होंगे फ़खर जमान और इमामुल हक। देखिए, फ़खर जमान मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर हैं, स्ट्रोक प्लेयर हैं, पहले पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकली मुझे वो थोड़े से साउंड नहीं लगते, जैसे कि मैंने कल का भी डिसमिसल देखा, बॉडी से दूर खेलते हैं, स्विंगिंग बॉल में दिक्कत आती है। उनके सामने मोहम्मद शमी रहेंगे, जसप्रीत बुमराह रहेंगे। हालांकि इंडिया के अगेंस्ट फ़खर जमान का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन स्पिनिंग कंडीशंस में, स्विंगिंग कंडीशंस में, कल हमने हम्बन टोटा में भी देखा कि पहले 5 ओवर में बॉल स्विंग कर रही थी फजल हक फारूकी की। उन कंडीशंस में बॉडी से दूर खेलना फ़खर जमान के लिए, शायद वो अगले मैच में, कल के मैच में शायद वो थोड़े से और रिजॉल्व होकर आए, लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है कि वो उतने साउंड नहीं जितने रोहित शर्मा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा फ़खर जमान के बीच में अगर आप कंपेयर करें तो मुझे दोनों सेम लगते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा का भी पिछला 1 या 1.5 साल वाइट बॉल क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं गया है। 2019 के बाद सिर्फ 2 शतक बनाए उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में, जो कि उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा कम है। इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों सेम है, दोनों बराबर हैं। अगर आप बात करेंगे शुभमन गिल, इमामुल हक की, इमामुल हक 54 के एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में। पिछले 1 या 1.5 साल से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में ओपन करते हैं, लेकिन शुभमन गिल एक अलग तरीके के प्लेयर है। मुझे इमामुल हक कल का भी इनिंग्स देख लिया, इसके पहले भी मैंने उनकी इनिंग्स देखी है, वो स्लो खेलते हैं, वो इनिंग्स को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करते हैं। उनमें जो 6 हिटिंग कैपेबिलिटीज़ है, अगर आप ओडीआई क्रिकेट में अगर आप 40 बॉल पर अगर आप 30 रन बनाते हो तो वो ओके है, लेकिन अगर आप अगले 40 में अगर आपको 60 रन बनाना नहीं आता हो तो वो ओडीआई क्रिकेट के लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम है। और इमामुल हक की जो सेंचुरीज है वो भी बहुत अच्छी टीमों के खिलाफ आई नहीं है। तो क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ किस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं, क्या वो अटैक कर सकते हैं जब ज़रूरत हो, अच्छे बॉल्स पर शॉट लगा सकते हैं कि नहीं, वो देखना ज़रूरी है। शुभमन गिल, देखिए, मैं सिर्फ वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ की के ऊपर उनको जज नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने 2 साल बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, 200 बनाए, 100 बनाए हैं, हर कंडीशंस में रन बनाए हैं, टॉप में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो मैं शुभमन गिल को एज दूंगा। नंबर 3 पर उनके लिए बाबर आजम, हमारे लिए विराट कोहली। विराट कोहली का कंपैरिजन मैं कभी भी बाबर आजम से नहीं मानता। बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आईसीसी नंबर 1 खिलाड़ी हैं ओडीआई के, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन विराट कोहली बड़े मैच में जिस तरीके से टेम्परमेंट दिखा के उन्होंने पिछले इतने सालों से परफॉर्म किया, मुझे लगता है बाबर आजम उस प्रेशर के अंदर सकम हो जाते हैं। एक्सेप्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में, जहां पर 158 नो लॉस वो लोग 10 विकेट से जीते थे, उसके अलावा बाबर आजम ने बड़े मैच में इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस किया नहीं है, तो मैं विराट कोहली को उसमें एज दूंगा। बाबर आजम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत क्लास खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन विराट कोहली विराट कोहली हैं, और विराट कोहली से ऊपर मेरे हिसाब से
बाबर आजम नहीं होते। नंबर 4 की अगर आप बात करें, कल के बैटिंग लाइनअप के हिसाब से मोहम्मद रिजवान खेले थे। मोहम्मद रिजवान हमारे यहाँ से श्रेयस अय्यर आएंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उनका कंपेटिटिव मैच का जो मोमेंटम है वो नहीं है उनके बेल्ट के अंडर। मैंने खुद उनको अपने एशिया कप की टीम में नहीं रखा था, क्योंकि उनके पास जो कंपेटिटिव मैचेस हैं वो उनके बेल्ट के अंडर नहीं थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिजवान से ऊपर उनको रखूंगा। देखिए 4 नंबर मतलब आपको स्पिन अच्छा खेलना आना चाहिए, और अगर आप दोनों के बीच देखें तो श्रेयस अय्यर मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट में भी सबसे अच्छा स्पिन खेलते हैं। तो स्पिन और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर हैज ऑलरेडी हैज एन एज ओवर मोहम्मद रिजवान। ठीक है, नंबर 5 की बात करें, वहां से कल के हिसाब से आगा सलमान आए थे। बहुत अच्छा एवरेज कैरी करते हैं ओडीआई क्रिकेट में, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। रिसेंटली श्रीलंका में ही उन्होंने टेस्ट में भी 168 की एक नॉट आउट की एक पारी खेली थी। लेकिन 5 नंबर पर केएल राहुल अगर आते हैं, उनका अगर फिटनेस सही रहता है, लेकिन क्या वो कीपिंग करने के बाद उस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो आगा सलमान से बहुत ज़्यादा ही ऊपर है केएल राहुल, पिछले प्रोवन रिकॉर्ड के हिसाब से, प्रोवन प्लेयर्स के हिसाब से। लेकिन दोनों को बराबर ही रखूंगा, क्योंकि आगा सलमान कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं और अच्छे लगते हैं। मैं दोनों को बराबर रखूंगा, आगा सलमान को थोड़ा सा एज दे दूंगा मैं। ठीक है, ओनली बेस्ड ऑन रीसेंट क्रिकेट परफॉर्मेंसेस। ठीक है, रीसेंट फॉर्म। अगर आप 6 की बात करेंगे तो कल वहां से आए थे इफ्तिकार अहमद, हमारे यहाँ से आएंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ऑलवेज हैज एन एज ओवर एनीवन हु इज इन फ्रंट ऑफ हिम। देखिए बैटिंग आपको क्रंच मैचेस में हार्दिक पांड्या हर बार आपके लिए काम आते हैं। चाहे आप वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जो आप हारे थे वहां पर आपके लोन वॉरियर थे हार्दिक पांड्या, चाहे आप मेलबर्न की बात करें विराट कोहली के साथ जो खड़े थे वो थे हार्दिक पांड्या। उनकी बॉलिंग्स बहुत बड़ा प्लस है, पावर प्ले में बॉल को स्विंग करा रहे हैं, अच्छी पेस से डाल रहे हैं जब से इंजरी से वापस आए हैं। दूसरी तरफ इफ्तिकार अहमद, मुझे लगते हैं कि वो थोड़े से, उनका इंटेंट अच्छा है, प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन क्या वो ओडीआई क्रिकेट में अगर पाकिस्तान 60 पर 4 हो जाए उसके बाद क्या वो उनको कैरी करके 50 ओवर तक लेकर जा सकते हैं? हार्दिक पांड्या के मुकाबले इफ्तिकार अहमद थोड़े से कम है, हालांकि वो ऑफ स्पिन भी करते हैं बट वो पार्ट टाइम करते हैं, तो हार्दिक पांड्या हैज़ एन एज ओवर हिम। 7वें पर है रविंद्र जडेजा, वहां से 7वें पर है शादाब खान। रविंद्र जडेजा इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। शादाब खान बॉलिंग ऑलराउंडर है, अब तो खैर काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं, लेकिन रविंद्र जडेजा की तरह बैटिंग शादाब खान नहीं कर सकते। रविंद्र जडेजा इज़ अ प्रूवन टेस्ट प्लेयर, लास्ट के 2 या 2.5 सालों में इमेंसली इंप्रूव किया उन्होंने अपने बैटिंग पर। बॉलिंग पर बहुत ही इफेक्टिव है इंडिया के लिए साल दर साल। शादाब खान भी बॉलिंग में बहुत इफेक्टिव है पाकिस्तान के लिए, ओनली बेस्ड ऑन ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज। फील्डिंग रविंद्र जडेजा इज द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सब कुछ मिला के पैकेज हिसाब से रविंद्र जडेजा मेरे लिए आगे रहते हैं शादाब खान से। अगर आप उसके बाद बात करें तो कुलदीप यादव, उसामा मीर। कुलदीप यादव बहुत ही ज़्यादा ऊपर है उसामा मीर से, इस पर मुझे एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पेसर्स पर, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद शमी। मुझे दोनों बराबर लगते हैं। मुझे शाहीन शाह अफरीदी इंडियंस को वैसे भी इंडियन टॉप ऑर्डर को पिछले 3 या 4 सालों में लेफ्ट आर्म पेस में दिक्कत आई है, उस लिहाज से शाहीन शाह अफरीदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पाकिस्तान के लिए। उसी हिसाब से मोहम्मद शमी पहले पावर प्ले में ओपनिंग ओवर्स में हमें पिछले 1 या 1.5 साल में हर एक पावर प्ले में 1 से 2 विकेट्स देते हुए आए हैं, तो उस हिसाब से दोनों को बराबर में रखूंगा। अब अगर बात करें उसके बाद हारिस रऊफ और मोहम्मद शमी की, सॉरी मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज ने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छी बॉलिंग की है, हर फॉर्मेट में की है, इस पे कोई शको शुबा नहीं है। और मेरे हिसाब से हारिस रऊफ
बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। कल उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 6 विकेटें भी ली। बहुत बहुत ही अच्छे पेस से बॉलिंग करते हैं, हर चीज़ मान रहा हूँ। लेकिन मोहम्मद सिराज के पास जो वो सीम करने वाली जो डिलीवरी है, जहाँ पर वो पुराने बॉल से भी बहुत ही असरदार साबित होते हैं। डेथ में भी अब मोहम्मद सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, जहाँ हारिस रऊफ थोड़े से पीछे पड़ जाते हैं डेथ गेंदबाजी में। तो मैं मोहम्मद सिराज को ऊपर रखूंगा हारिस रऊफ से। ये मेरी थॉट प्रोसेस है। जसप्रीत बुमराह और नसीम शाह, देखिए जसप्रीत बुमराह का कोई सानी नहीं है। नसीम शाह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले 1 या 1.5 साल में उन्होंने केएल राहुल को 2 बार आउट किया है। शाहीन शाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को आउट किया है। ठीक है, अगर आप हारिस की बात करें तो हारिस ने भी T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत तंग किया था इंडियन बैट्समैन को। लेकिन पेस वो ऑस्ट्रेलिया की विकेट थी, यहाँ जब आप आओगे तो ये श्रीलंका की विकेट होगी, और ये अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप नहीं होगी। मैं उनको कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इंडियन बैटिंग लाइनअप होगी। और इंडियन बैटिंग लाइनअप में आप चाहे 160 पर भी डालो या 155 पर डालो या तो 145 पर डालो, अगर आपको वो मंझे हुए बैट्समैन आपको खेल रहे होंगे, ठीक है, उस वक्त पर वो आपको अगर निकाल भी देंगे तो उनमें ये क्षमता है कि वो बाद में जाकर फ्लरिश कर सकते हैं। इंडियन बैटिंग ऑर्डर में ये क्षमता है। और अगर आप इधर देखें जसप्रीत बुमराह, देखिए जसप्रीत बुमराह अगर सॉन्ग पर होंगे जो हमने आयरलैंड सीरीज में देखा, हालांकि मुझे ये देखना है कि वो वनडे क्रिकेट में 10 ओवर डालने के लिए कितने ज़्यादा एफर्ट के साथ डाल सकते हैं। उनके हिसाब से वो पूरी तरीके से फिट है, और 4 ओवर जो वो डाल रहे हैं बहुत अच्छे डाल रहे हैं। तो जसप्रीत बुमराह तो ऑलवेज ऊपर है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस इंडियन बैटिंग सभी आपको बोल रहे होंगे। मुझे लगता है कि ये जो गेम है ये गेम है ऑलराउंडर्स के बीच में, क्योंकि इंडियन बैटिंग ज़्यादा अच्छी, इंडिया की बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कुलदीप यादव जब से वापस आए हैं इंडियन टीम में, उनको खेलना नामुमकिन सा हो गया है। वो अच्छे पेस से डाल रहे हैं, अच्छे लेंथ पर डाल रहे हैं, उनकी बॉल समझ नहीं आ रही, स्पेशली अगेंस्ट बाबर आजम। अगर कुलदीप यादव आते हैं, क्योंकि बाबर आजम मैंने ये नोटिस किया कि वो हाथ से नहीं पढ़ते, वो ऑफ द विकेट पढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां पर कुलदीप यादव उनको फंसा सकते हैं। तो इंडिया मेरे हिसाब से पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर लग रही है एशिया कप के लिए। अब अगर स्क्वाड्स की बात करें तो अगर जैसे कि पाकिस्तान के पास फ़हीम अशरफ है, अगर आप फ़हीम अशरफ को भी हार्दिक पांड्या से कंपेयर करोगे तो वहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर नवाज आ जाएंगे, जडेजा से कंपेयर करोगे, कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर अगर उनको एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाने की ज़रूरत हुई, अगर उनको कॉन्फिडेंस हुआ कि जो उनके जो पेस गेंदबाज है, उनके जो पार्ट टाइमर्स है, प्लस उनके जो उनका जो एक जो मेन स्पिनर है शादाब खान, अगर उनको उन पर कॉन्फिडेंस हुआ तो शायद वो मोहम्मद हारिस जो उनके विकेट कीपर हो सकते हैं, या तो तैयब ताहिर जो इंडिया ए के अगेंस्ट फाइनल में जिन्होंने शतक बनाया था, इन लोगों को भी खिला सकते हैं। फिर भी इंडिया मेरे लिए ऊपर जाती है। आज इंडिया वर्सेस आयरलैंड का तीसरा T20 आई है। मुझे लगता है कि शायद बॉलिंग अटैक में 1 या 2 चेंजेस हो सकते हैं। बैटिंग अटैक में जितेश को आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो चेंजेस करेंगे। तो इंडिया जीत रही है ये मैच। और जो भी अगर इंडिया टॉस जीतती है तो बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि उनको बल्लेबाजी अपनी टेस्ट करनी है। और मुझे लगता है कि आज का मैच आयरलैंड बहुत अच्छा खेलेगी, लेकिन इंडिया जीत जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। कल बात करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उस चीज़ पर। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आपको अगर मेरी किसी भी चीज़ से कोई भी आप अगर राब्ता ना रखते हो वो भी बताइएगा। लेट्स ग्रो टुगेदर। और याद रखिएगा 500 फॉलोअर होने के बाद हर मैच डे पर लाइव रूम करूँगा। आप सब आइएगा और अपने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।